बहुत इतने टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जो कि अपना माइंडसेट की वजह से अपना करियर ख़त्म कर देते हैं और उनको पता ही नहीं चलता है कि हुआ क्या है। सब कुछ अपडेट कर लेंगे, जो कुछ ट्रेंड में चल रहा होगा वी वुड लव टू फॉलो इट। बट जो ये सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है ना, ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जिस दिन हमने उसकी पावर समझ ली, मान लीजिए कि आपके पास एक तिजोरी है, तिजोरी में बहुत सारा खजाना है एंड खजाने की ना चाबी नहीं है आपके पास। उसी तरीके से आपके पास आपकी बॉडी में वो सारे रिसोर्सेज हैं बट आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते हो। विराट कोहली की बात कर रही हूँ, उनके फैंस बहुत हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जब भी खेलते हैं तो तगड़े रन्स मारते हैं। उसके माइंड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट मैंने बनाने ही बनाने हैं एंड पास्ट के रेफरेंसेस भी हैं। वो प्रेशर सिचुएशन नहीं समझता है, उसको एक अपॉर्चुनिटी समझता है। कई बार हमने नर्वस 90s का शिकार होते हुए देखा है, पहली बॉल पे डक होते हुए देखा है। तो ऐसे मोमेंट में आप कैसे माइंड ट्रेनिंग से उनका पूरा आइडिया ऑफ लर्निंग चेंज कर देती हैं? उस सिचुएशन में ना हम बॉलर्स को, बैटर्स को बोलते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 कैसे जाना है। ऐसे ऐसे आप काउंट करके माइंड में स्ट्रैटेजी रखेंगे कि इतना करना है। कई क्रिकेटर्स हमने देखे हैं जिन्होंने अपना बना बनाया करियर सिर्फ और सिर्फ अपने, कहते हैं ना, दिमाग चढ़ गया था, उसकी वजह से बर्बाद कर दिया। उस सिचुएशन में ना क्या होता है, हमारे माइंड को पता ही नहीं है कि ओके आई बिलोंग हियर, आई एम रेडी फॉर इट। तभी प्लेयर्स वो सक्सेस हैंडल नहीं कर पाते। आपके हिसाब से कौन सा इंडियन प्लेयर है जो मेंटली बहुत स्ट्रांग? आप विराट कोहली का एग्जांपल दें, चाहे स्कोर हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप उस प्लेयर का बॉडी लैंग्वेज देखिए। कैप्टन कूल वाकई में कूल है या फिर उनको भी ज़रूरत पड़ती है? ऐसा नहीं है कि उनको थॉट्स नहीं आते हैं या गुस्सा नहीं आता है, बट वो अपने इमोशंस को अच्छे से एड्रेस करना, उनको पता है कि अच्छा ठीक है, अभी इस मोमेंट पर मैं कौन सा इमोशन डील कर रहा हूँ एंड इमोशन से खुद को डिटैच करके रखते हैं। युवराज सिंह को नहीं भूला जा सकता क्योंकि युवराज सिंह ने जो किया है वो वाकई एक इंस्पिरेशन है। मैंने उनको एक इंटरव्यू में बोलते हुए सुना था कि ही डजंट वांट हिज चाइल्ड टू बी अ क्रिकेटर। ऑलरेडी उन्होंने ऑफ फील्ड बहुत कुछ सहा है, अपने फादर को हमेशा प्रूव करने में वो लगे रहे। शुभमन गिल, उनकी माइंड रीडिंग अगर आपको करनी हो तो उनका एटीट्यूड कैसा है? मुझे ऐसा लगता है कि शुभमन गिल एक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग प्लेयर रहे हैं स्टार्टिंग से। मतलब ही हैज़ एक्चुअली क्रिएटेड हिज स्पेस। एक क्रिकेटर जिसका मेंटल कमबैक आपको इंस्पायर करता है? केएल राहुल। तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। और आज मेरे साथ जो मेहमान हैं वो बेहद खास हैं। इसलिए खास है क्योंकि कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, कुछ ऐसे कह सकते हैं कि यादें जुड़ जाती हैं जो हम हमेशा अपनी ज़िंदगी से फेंक देना चाहते हैं। क्योंकि कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं कि यार ये पन्ना ना मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा ख़राब है, मैं इसे बार बार याद नहीं करना चाहता। लेकिन सिर्फ कहने भर से क्या वो चीज़ें जो होती हैं वो आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाती हैं? क्या सोचने भर से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके जीवन से वो पन्ना जो है, जिसे आप कभी देखना ही नहीं चाहते, जिसे सोचकर भी आप कह सकते हैं डर जाते हैं, या फिर आप डिमोटिवेट होते हैं, या फिर आपको वो पन्ना बहुत भयानक लगता है, कैसा हो सकता है कि आप उसे उखाड़ फेंके? वैसे ही जैसे अगर किसी पेज में मैं कुछ लिख रही हूँ, मुझे राइटिंग अच्छी लगी, मैं पेज फाड़ के डस्टबिन में डाल दूँ। आप बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ जादू है। ये जादू नहीं है, ये साइंस है। और इस साइंस के बारे में समझना बेहद ज़रूरी है क्योंकि हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि माइंड ट्रेनिंग एक ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी थ्योरी है, एक ऐसी थेरेपी है जिसके ज़रिए आप तमाम वो यादें कुछ ही पलों में अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए
उखाड़ के फेंक सकते हैं, यानी कि एक नए जीवन का संचार आप अपने अंदर कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं माइंड ट्रेनर रितु बाल्यान चौधरी और उनका स्वागत करते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। रितु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच तमन्ना। और मैं आपको बता दूं कि रितु बाल्यान चौधरी माइंड ट्रेनर तो हैं ही, और किनकी माइंड ट्रेनर हैं ये सुनेंगे ना तो आप हैरान भी रह जाएंगे और आपको ये पूरा एपिसोड देखने की उत्सुकता डबल ट्रिपल हो जाएगी। आपके पसंदीदा जो क्रिकेटर्स होते हैं ना, जो मैदान में चौके छक्के मारते हैं, और कभी कभी आप बोलते हैं यार इसकी तो फॉर्म अच्छी नहीं है, इस मैदान में तो ये कुछ करता ही नहीं है, या फिर इस मैदान में तो ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है, इस टीम के अगेंस्ट बड़े अच्छे रन बनाता है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ का कमाल है। और वो कमाल कैसे होता है वो रितु जी बताएंगी। रितु जी, माइंड ट्रेनिंग जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे भी लगा था कि एक और साइकोलॉजी, एक और साइकेट्रिस्ट, शायद उसकी एक टर्म है, क्या उससे जुड़ा हुआ है? उससे जुड़ा हुआ नहीं है, उसका एडवांस्ड वर्जन हम बोलेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर एक प्लेयर अपनी फॉर्म को खोता है तो उसको फॉर्म गेन करने में 6 to 8 months लगते हैं, और आज के टाइम में आपका करियर बिल्कुल अनसर्टन हो जाता है इतने टाइम में। बट अगर हम माइंड टूल को यूज़ करते हैं सबकॉन्शियस लेवल पर, तो विद इन 30 minutes आप अपने फॉर्म को एक्सेस कर सकते हो। तो ये डिफरेंस होता है। रितु जी, आप इंडियन क्रिकेट टीम या फिर तमाम एथलीट्स के साथ जुड़े हैं? तमाम एथलीट्स के साथ, है ना। आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आपने यही एक जॉनर क्यों चुना? क्योंकि बड़े सारे जॉनर्स हैं, क्रिकेट ही क्यों? स्पोर्ट्स मैंने बेसिकली इसलिए चुना क्योंकि मेरी खुद की अपनी लाइफ स्टोरी कनेक्टेड है इससे। मैं भी एक प्लेयर थी, बास्केटबॉल प्लेयर, बट अपनी फैमिली में सबसे बड़ी थी, तो पापा का प्रेशर था कि पढ़ाई को चूज़ करना है, स्पोर्ट्स को गिव अप करना है। तो उस टाइम पर जब मैं स्कूल टीम में थी एंड वो जो एक पेन था जो इंटरनली मुझे हिट करा था, उस टाइम पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि स्पोर्ट्स जैसे कि मैं पता नहीं क्या कुछ खो दिया है मैंने। तो स्टडीज़ में भी इतना अच्छा नहीं कर पा रही थी क्योंकि मन उधर अटका हुआ था। बट जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मैंने देखा कि कैसे कैसे हमारे माइंड का इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है और वो डिजीज़ेस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए मेरे, जैसे जल्दी मैरिज हुई तो वहाँ पर आफ्टर मैरिज मुझे काफ़ी सारी बीमारियाँ हुई। तो डॉक्टर्स के पास इसका कोई सिल्यूशन नहीं था, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता था, बट वो रिफ्लेक्ट होता था। वहाँ पर मुझे 2013 में फर्स्ट टाइम जब NLP के बारे में पता चला, माइंड टूल के बारे में पता चला, देन आई गॉट टू नो इन माय फर्स्ट सेशन कि ये चाइल्डहुड का वो पेन था जो अंदर दबा हुआ था और वो फिर ग्रेजुअली निकला इस फॉर्म में। तो जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, रिसर्च करा, तो डिसाइड किया कि इसको तो मुझे सीखना है। एंड देन जब फर्स्ट टाइम मैं जब ट्रेनिंग में गई तो जो एक विजन आया था कि अच्छा ठीक है, अब तक मैं एक विक्टिम, एक पेन के साथ जी रही थी कि मैं स्पोर्ट्स में परस्यू नहीं कर पाई। तो माई माइंड सेड कि अगर एक प्लेयर नहीं बन पाई, वाई नॉट टू मेंटोर प्लेयर्स, और अपना ड्रीम पूरा नहीं कर पाई तो उनका ड्रीम फुलफिल करने में यू कैन बी अ मीडियम। तो वहाँ से वो मुझे एक स्पार्क मिला कि इंडिया का जो स्पोर्ट्स सेक्टर है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करना है, क्योंकि बहुत इतने टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जो कि अपना माइंडसेट की वजह से अपना करियर ख़त्म कर देते हैं, इनको पता ही नहीं चलता है कि हुआ क्या है। अच्छा, ये जो आप बता रही हैं NLP, ये आपने भारत में ही इसकी पढ़ाई की? हाँ जी। अच्छा। मैंने इंडिया के जो सबसे पुराने माइंड ट्रेनर हैं, कोच हैं, मिस्टर राम वर्मा, उनसे मैंने ट्रेनिंग लिया है। ही इज़ माई गुरु, ही इज़ माई मेंटोर, एंड उन्होंने मेरे स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर अब तक, एंड वो हमेशा ही इज़ देयर टू सपोर्ट एंड गाइड, और उन्होंने वो रास्ता दिखाया कि तुम्हें करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि आप स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़ी हुई हैं, आप कई सारे एथलीट्स को ट्रेन कर चुकी होंगी, सबसे ज़्यादा कॉमन मेंटल ब्लॉकेज आपको कौन सा लगता है किसी भी एथलीट में? और प्रिसाइजली अगर मैं क्रिकेटर्स की बात करूं, क्योंकि क्रिकेट को लेकर मुझे लगता है भारतीय ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे तमन्ना मेंटल ब्लॉक्स आते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे मेजर होता है फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर एक ऐसा मेंटल ब्लॉक है जो कि हर एक प्लेयर एक्सपीरियंस करता है, और उनका गेम बेसिकली चेंज हो जाता है। जब वो खेल रहे होते हैं तो उनका फोकस ना गेम पर नहीं होता है, उस मोमेंट पर कॉन्सिक्वेंसेस पर होता है कि अगर मैंने अच्छा नहीं खेला तो सिलेक्शन नहीं होगा, या कोच क्या बोलेंगे, या फैमिली का क्या रिस्पॉन्स होगा, फैंस क्या बोलेंगे। तो इस तरीके से ना उनका
बॉडी लैंग्वेज एकदम चेंज हो जाता है, परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। तो जैसे ही कॉन्सिक्वेंसेस पर आए तो वो प्रोसेस से मूव होकर वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं एंड वो शिफ्ट होते ही ना तो उनको फियर ऑफ फेलियर आ जाता है, व्हाट इफ वाला चीज़। अच्छा, इतने बड़े प्लेयर्स खेलते हैं, उनमें भी ये होता है फियर ऑफ फेलियर? डेफिनेटली, एंड बहुत सारे, अगर मैं आपको बताऊंगी, ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, हम सबको पता है कि टेंशन नहीं लेनी है, पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। बट आप देखिए कि एक थॉट मैच से पहले कि यार अगर आज आउट हो गया तो व्हाट इफ वाला चीज़ ना, कि दूसरी टीम तो बेटर है, वो एक थॉट आपका मैच का परफॉर्मेंस उस दिन का ना गड़बड़ कर देती है। कैसे? तो आप मेरे को बताइए कि अगर एक थॉट इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल है तो आप अगर उसको मेजर करेंगे स्किल से, भले ही उसने इतने सालों से स्किल्स पर काम किया, स्किल सेट्स को पॉलिश किया, बट वो एक थॉट उस दिन की परफॉर्मेंस को डिफाइन करती है। देन दूसरों की एक्सपेक्टेशंस। रितु, अगर मैं एक मतलब क्योंकि दर्शक जो है ना प्लेयर से बड़ा कनेक्ट करते हैं, और अगर मैं बात करूं, आप बात कर रहे हैं कि फेलियर, सेल्फ डाउट, अगर मैं कुछ प्लेयर्स की बात करूं, जैसे विराट कोहली की बात कर लेते हैं। एक फेज़ आया था जब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही थी, लगातार एक के बाद एक ख़राब परफॉर्मेंसेस वो दे रहे थे, लेकिन उनको चाहने वाले तो कई थे। लेकिन परफॉर्मेंस जब भी हम देखते हैं कि जब भी फॉर्म खराब होती है किसी प्लेयर की तो वो लगातार खराब होती है, तो ऐसा क्यों होता है? ये देखिएगा, जब लगातार खराब होती है ना तो वो नॉर्मल डे से ज़्यादा उसको सही करने के लिए, परफॉर्म अच्छा करने के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं। बट अगर मैं आपको बताऊं कि वो लगातार खराब होती है क्योंकि वो उस मोमेंट पर भी उनके पास वो सारी स्किल्स हैं, बट सिर्फ डिफरेंस इतना होता है इन फॉर्म और आउट ऑफ फॉर्म होने में कि आपके पास स्किल सेट्स होने के बाद भी आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते हो। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं ऑडियंस के लिए ना, तो मान लीजिए कि आपके पास एक तिजोरी है, तिजोरी में बहुत सारा खजाना है एंड खजाने की ना चाबी नहीं है आपके पास। तो अगर चाबी नहीं होगी तो यू वुड नॉट बी एबल टू यूज़ इट, है ना। उसी तरीके से आपके पास, आपकी बॉडी में वो सारे रिसोर्सेज हैं बट आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते हो, आपका स्टेट शिफ्ट हो जाता है, आप एक डिफरेंट स्टेट में पहुंच जाते हो और इसलिए आपकी लगातार वो फॉर्म खराब चलती रहती है। तो उसको सही करने के लिए ना आपको इंटरनली काम करना होगा, स्किल सेट से ज़्यादा इंटरनली यू नीड टू गो विद इन और अपने रिसोर्सेज को एक्सेस करना होगा, माइंड पर काम करना होगा एंड तभी वो रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग और जल्दी आपको मिलेगा। अच्छा, कोई ऐसा प्लेयर है जो आपको लगा हो कि आपके पास आया है और ऐसी कंडीशन में आया है जब बहुत चीज़ें ख़राब हो गई थी? यस, डेफिनेटली ऐसे बहुत बार हुआ है, लेकिन मेरे करियर की स्टार्टिंग का ही अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो प्रो कबड्डी इंडिया का क्रिकेट के बाद नेक्स्ट एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि फ़ैन फॉलोइंग बहुत है एंड लोग बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं प्रो कबड्डी लीग को। तो वहाँ पर एक प्लेयर था जो बैक टू बैक परफॉर्मेंस खराब थी, आउट ऑफ नाम फॉर्म लेना था। चाहेंगे? नाम रिशांक देवाडिका। उस मोमेंट पर उसका करियर लास्ट के 3-4 मैचेस में उन्होंने कांटेक्ट किया एंड वो लास्ट के सिर्फ 3-4 मैचेस में उनका ऑन द स्पॉट वो डिफरेंस भी दिखा था। और अगर आप पेज को चेकआउट करेंगे मेरे, तो लास्ट मतलब वहाँ पर इनफैक्ट वो विजिबल था डिफरेंस कि एक मैच पहले तो वो बंदा एकदम परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही थी एंड नेक्स्ट मैच से कि अल्टीमेट परफॉर्मेंस आ रही थी। तो वो एक मोमेंट था जहाँ पर उसका करियर बचा था। तो ये जब चीज़ें होती है, जैसे आप बोलते हैं लास्ट मोमेंट, जैसे हर तरह की सुविधाएं जो हैं प्लेयर्स को दी जाती हैं। अगर मैं प्रिसाइजली फिर से बोलूँगी, क्रिकेट की बात करें तो मुझे लगता है कि जितना पैसा क्रिकेट स्पोर्ट पे खर्चा जाता है कहीं नहीं खर्चा जाता। तो क्या इस चीज़ को लेकर भी, क्योंकि माइंड ट्रेनिंग जैसे आप बता रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर उसकी वजह से आपकी फॉर्म ख़राब और बेटर हो सकती है तो बहुत ज़रूरी है, क्या इतना अवेयरनेस है क्रिकेट अगर फील्ड की मैं बात करूं तो? इंडिया में नहीं है अभी इतना, क्योंकि उनको लगता है कि अच्छा ठीक है हमारे टीम के साथ एक स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, बट अगर प्लेयर से बात करो और अगर आप ये चेकआउट करो कि कितना इंटरेक्शन होता है साइकोलॉजिस्ट के साथ या कितने सेशंस होते हैं, तो हार्डली मैच से पहले 1 या 2 इंटरेक्शंस या सेशंस होते हैं। इंडिया में अभी तक उसका इम्पोर्टेंस को इतना नहीं दिया गया है कि हर दिन अगर हम स्किल सेट पे काम कर रहे हैं तो हर दिन माइंडसेट सेशंस अगर होंगे या माइंडसेट पे काम करेंगे तो गेम नेक्स्ट लेवल पर होगा। बिल्कुल। अच्छा, एक बैटर और बॉलर दोनों की टेक्निक्स अलग हैं, तो माइंड टूल जो आप बता रही हैं उस हिसाब से आप अलग तरीके से डील करती हैं? यस, डेफिनेटली।
तो बैटर और बॉलर के लिए हमारा प्री मैच रूटीन डिफरेंट होता है। कुछ कुछ चीज़ें सेम होती है कि हाउ टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। एवरीबडी सेज कि अच्छा कुछ नहीं, बस प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, बट आज तक कभी किसी कोच ने या प्लेयर को पता ही नहीं है कि प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहना है। तो देयर आर टेक्निक्स जहाँ पर हम सिखाते हैं प्लेयर को प्रेजेंट मोमेंट में रहने को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। तो जैसे प्रेजेंट मोमेंट में रहना, बॉल टू बॉल खेलना, तो वो बैटर्स के लिए एक डिफरेंट रूटीन होता है। उनका प्री मैच होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि अच्छा अपने स्किल्स पे काम कर लिया, खुद को मेडिटेट करके एंड यू आर रेडी फॉर द मैच। आपने कितना होमवर्क किया, आप किस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो, आपका ओपोनेंट कौन है और उनका बैटिंग ऑर्डर क्या है, उनके बॉलर्स किस टाइप के, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, आपके पास्ट के रेफरेंसेस कैसे रहे हैं, आप उनको अच्छा खेले हैं पास्ट में या ख़राब खेले हैं। तो अगर आप इस तरीके से ऑन पेपर उसको स्ट्रैटेजाइज करेंगे कि ओके दीज आर, इफ़ यू आर अ बैटर, दीज आर द बॉलर्स ओपोनेंट टीम में, उनका ये स्ट्रेंथ है, उनका ये वीकनेस है, इस स्ट्रेंथ का मेरे पास क्या स्ट्रैटेजी होगी और इस वीकनेस को मैं कैसे स्ट्रैटेजाइज कर सकता हूँ, उसको मोमेंट पर कैसे क्लिक कर सकता हूँ, यूटिलाइज कैसे कर सकता हूँ। तो अगर आपके पास ये सारा कुछ रिटन प्लान होगा, एंड ऑफ कोर्स एक बॉलर के पास हार्डली 4, 5, 7 वेरिएशंस, इससे ज़्यादा क्या होगी, मैक्सिमम 10, ठीक है। बट अगर आपके पास रिटन स्ट्रैटेजी होगी कि इस वेरिएशन के अगेंस्ट मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, रिटन में होगा, तो आप मेंटली बहुत क्लियर होंगे क्योंकि आपने पहले ही अपने माइंड को और अपनी बॉडी को बता दिया है ओके अगर ऐसी बॉल आती है तो दिस इज़ व्हाट आई नीड टू डू। तो प्लेयर ऑन ग्राउंड क्रीज पर बहुत क्लियर होगा। तो सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि अच्छा ठीक है उठे अपना ब्रीदिंग करो और प्राणायाम करो और हम लोग रेडी हैं और वार्म अप कर लिया। अगर जितना अच्छा हम प्री रूटीन रखेंगे उतना क्लैरिटी के साथ आप मैच में दिखेंगे और परफॉर्म करेंगे। अच्छा, कई बार हम ऐसा भी देखते हैं, जैसे मैं अगर विराट कोहली की बात कर रही हूँ कि उनके फैंस बहुत हैं, कहा क्या जाता है, आंकड़े भी बताते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जब भी खेलते हैं तो तगड़े रन्स मारते हैं और कुछ ग्राउंड ऐसी हैं जहाँ पर बल्ला कई प्लेयर्स का नहीं चल पाता है। तो ये भी पूरा का पूरा साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट होता है। एग्जैक्टली तो यहाँ पर ना 2 फैक्टर्स आते हैं। अगर मैं आपको इसका डीप रूटेड हम चीज़ पर बात करें तो बहुत बार ना आप देखेंगे कि एक पैटर्न है प्लेयर्स का कि स्पेसिफिक ग्राउंड में रन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, स्पेसिफिक टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस आ रही है या नहीं आ रही है, स्पेसिफिक टाइप के टूर्नामेंट में रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो ये अगर इसको सिंप्लीफाई करें, सपोज तमन्ना आप कोई सॉन्ग सुनते हो, सॉन्ग के साथ कोई मेमोरी कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। आप कहीं पर एक ट्रिप पर गए और जब नेक्स्ट टाइम उसी ट्रिप पर जाओगे तो आपको सेम फ्लैशेस आएंगे, तो दैट मीन्स वो सॉन्ग और वो मेमोरी कनेक्ट हो गई, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, ट्रिप एंड वो मेमोरी कनेक्ट हो गई। उसी तरीके से ना हमारा माइंड भी कनेक्शन बना लेता है, उसको टेक्निकल टर्म में हम ट्रिगर्स बोलते हैं। तो अगर जैसे आपने विराट कोहली का एग्जांपल दिया, उसके माइंड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट मैंने बनाने ही बनाने हैं एंड पास्ट के रेफरेंसेस भी हैं। वो प्रेशर सिचुएशन नहीं समझता है, उसको एक अपॉर्चुनिटी समझता है कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है मुझे इंडिया के लिए कुछ करने के लिए। तो हमेशा अगर वो बिलीफ रहेगा, और सिर्फ बिलीफ नहीं, मेंटली कितना रिहर्स किया है, ही एवरी टाइम ही टॉक्स अबाउट मेंटल रिहर्सल्स, मेंटल स्टेबिलिटी, माइंडसेट पर कितना स्ट्रॉन्ग काम करता है। तो एवरी टाइम व्हेन ही टॉक्स अबाउट इट ऑनलाइन तो पता चलता है कि वो मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग रिहर्सल करते हैं एवरी टाइम। और अगर जैसे अभी ये तो हम बात कर रहे हैं कि ठीक है अच्छे की बात कर रहे हैं, कई बार हमने नर्वस 90s का शिकार होते हुए देखा है, पहली बॉल पे डक होते हुए देखा है। तो ऐसे मोमेंट में आप कैसे माइंड ट्रेनिंग से उनका पूरा आइडिया ऑफ लर्निंग चेंज कर देती हैं? यहाँ पर अगर प्लेयर उसको जैसे कि बोला जाता है 40s और 90s में कि अभी बस मेरा माइलस्टोन आने वाला है, तो आप तब तक सही चल रहे हो, 0 से 40s तक सही चल रहे हो, बट देन और आप देखेंगे बहुत बार ऐसा होता है कि 50 होते ही एक खराब शॉट एंड यूर आउट। तो उस सिचुएशन में ना हम बॉलर्स को, बैटर्स को बोलते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 कैसे जाना है, ऐसे ऐसे आप काउंट करके माइंड में स्ट्रैटेजी रखेंगे कि इतना करना है। देन जैसे ही 40 आया उसको अगेन यू स्टार्ट फ्रॉम 0, ओके 0, फर्स्ट बॉल, उस तरीके से। तो आप ये देखेंगे वहाँ पर आपका फोकस, आपकी बॉडी, जैसे आपने माइंड को बोला इट इज़ माई फर्स्ट बॉल, यू आर रिलैक्स्ड। और दूसरा होता है कि बहुत बार इनिशियली आपकी बहुत डॉट बॉल्स जा रही हैं, जैसे ही डॉट बॉल्स गई वहाँ पर प्रेशर बिल्डअप हो गया। प्रेशर बिल्डअप उसको रिलीज करने के लिए फर्स्ट बॉल, फर्स्ट ओवर कांस्टेंट।
आप ये देखेंगे कि अगर एक प्लेयर मेंटली रिहर्स कर रहे हैं, जैसे सपोज आप एक प्लेयर हो और मैं नॉर्मली आपको बोलूं कि आंखें बंद करो, यू आर अ बैटर, और अपने आप को देखो कि फर्स्ट बॉल डॉट बॉल गई, अभी सेकंड बॉल भी इमेजिन करो डॉट बॉल, थर्ड बॉल भी करो इमेजिन डॉट बॉल। आपकी बॉडी उस तरीके से रिस्पॉन्ड करने लगेगी कि वो नर्वसनेस, वो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि अब क्या करना है, जबकि यू आर नॉट ऑन द ग्राउंड, स्टिल योर बॉडी वुड रिस्पॉन्ड इन दैट वे एंड इमीडिएटली आप एक बैड सिलेक्शन, शॉर्ट सिलेक्शन हुआ एंड यू आर आउट। तो ऐसे सिचुएशंस को ख़त्म करने के लिए कांस्टेंट आपको अपने माइंड को, भले ही फोर्थ बॉल चल रही है, फिफ्थ बॉल चल रही है ओवर की, आप अपने माइंड में अगर बोलेंगे फर्स्ट बॉल, तो आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स रहेगी और आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे कि अभी नेक्स्ट बॉल को कैसे खेलना है, एज पर द बॉल खेलना। लेकिन ये इतना आसान होता है? यस, डेफिनेटली आसान होता है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें होती है, आपको एक प्रोसेस से यू हैव टू गो थ्रू, यू नीड टू वर्क ऑन द पास्ट, मतलब कि आपको अपने ट्रिगर्स पर काम करना है। पास्ट इज 95% आपने वहाँ पर काम कर लिया, जितने भी आपके पैटर्न्स हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर पास्ट रेफरेंसेस। तो पास्ट के रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक चीज़ों पे अगर आपने काम कर लिया कि अगर आपका ओवर थिंकिंग का पैटर्न है, यू नीड टू नो कि ओवर थिंकिंग को हैंडल कैसे कर सकते हैं। पास्ट के फेलियर्स हैं वो माइंड से इरेज करना या उसका इम्पैक्ट करना, ख़त्म करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बॉडी में नर्वसनेस हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, तो उसको रिलीज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरों का क्या ओपिनियन है, वो आपको इम्पैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहे हैं, जैसे हमने इनिशियली ब्लॉकेजेस की बात करी थी। तो अगर हम रूट पर काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू वुड बी एबल टू हैंडल द सिचुएशन एंड परफॉर्म विद एंड यू कैन परफॉर्म विद क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। आपके हिसाब से कौन सा इंडियन प्लेयर है जो मेंटली बहुत स्ट्रांग है? जो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अगर हम बात करें, आप विराट कोहली का एग्जांपल दें, चाहे स्कोर हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप उस प्लेयर का बॉडी लैंग्वेज देखिए, कभी भी वो कैजुअलनेस नहीं दिखेगी, नॉट इवन फॉर अ सिंगल बॉल। वो बॉडी लैंग्वेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इफ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग तो डेफिनेटली वो बॉडी लैंग्वेज पे दिखता है। अगर किसी प्लेयर ने सेंचुरी बनाई तो बॉडी लैंग्वेज इज डिफरेंट, अगर प्लेयर 0 पे आउट हो रहा है तो बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट हो रही है। तो आप ये देखो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कनेक्शन है माइंड एंड बॉडी का। तो वो बॉडी लैंग्वेज पर आप देखोगे ही इज़ वेरी मच इन द प्रेजेंट मोमेंट, बॉल टू बॉल खेलना। एंड अगर लास्ट बॉल खराब हुआ या फिर आपका कैच मिस हुआ, ही इज़ स्ट्रेट अवेयरनेस में है कि नेक्स्ट क्या करना है। लेकिन वो तो बॉडी लैंग्वेज की आप बात करें, वो तो मुझे लगता है कि कोई और भी सेंचुरी बना लेता तो उसमें भी अपना बट जब सेंचुरी नहीं भी बनाई थी विराट कोहली ने, तब नहीं, भी कोई और भी हाँ, बनाता है तब भी बड़ी खुशी जाहिर करते हैं। यस बट वो पूरा प्रोसेस देखिए, सिर्फ सेंचुरी की बात नहीं है। यहाँ पर है कि मैं आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर कोई प्लेयर जल्दी आउट हो जाता है और जब वो पवेलियन में जा रहे होते हैं तो बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, नहीं कि होती है। तो इसी तरीके से अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि टीम को लगता है कि मैच अभी हाथ से जा रहा है, आप उस मोमेंट पे प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। केएल राहुल, उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा एक मूवी का, अब जब उन्होंने मैच जिताया अभी, तो जब उन्होंने शॉट मारा तो उन्होंने, टीम उनकी जीती तो उन्होंने एक गोला बनाया, उस पर अपना बैट गाड़ा। मतलब उनका कहने का मतलब था कि ये मेरा अड्डा है, कि यहाँ मेरे को कोई नहीं हरा सकता। बैंगलोर के खिलाफ मैच था। तो ये बॉडी लैंग्वेज क्या दिखाती है? ओवर कॉन्फिडेंस? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलेंगे। लास्ट अगर पास्ट की बात करें तो जब उनका वो इंजरी फेस चल रहा था, सर्जरी हुई, इतना क्रिटिसिज्म हुआ, सबने उनको इतना क्रिटिसाइज किया एंड ये बोला कि वाई इज ही इन द टीम, की टीम में होना ही नहीं चाहिए था। ऋषभ पंत और उनका तो बहुत कंपटीशन लगा रहता है। तो उसको वापस से कम बैक करना, अपने को बिलीफ रखना कि येस आई कैन डू इट, और बहुत कामनेस के साथ आप हमेशा उस प्लेयर को देखेंगे, जो रोल दे दो, जहां बैटिंग ऑर्डर में आप उसको खेलने के लिए चांस मिलेगा, ही वुड बी ओके विद इट। एंड वो कामनेस, वो पेशेंस, वो कभी भी दिखता ही नहीं है कि अच्छा ठीक है प्रेशर है या कुछ भी, वो फेस पे एकदम कामनेस दिखती है। बट कभी ना कभी वो मोमेंट चाहिए होता है दिखाने के लिए दूसरे को कि येस आई एम स्टिल हियर एंड आई बिलोंग हियर। तो आई थिंक वो जो एक्शन था उनका, वो ये बताने के लिए, दूसरों को मैसेज देने के लिए कि आई बिलोंग हियर, वो अच्छी चीज़ एंड आई डिजर्व इट। अच्छी चीज़ है। यस डेफिनेटली, यू नीड टू बी एक्सप्रेसिव।
अब हमने केएल राहुल की बात की, तो ऋषभ पंत की बात भी होना जाहिर सी बात है, ज़रूरी है। एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद उन्होंने कमबैक किया, तगड़ा कमबैक किया, और मुश्किल था क्योंकि बचना ही इतना मुश्किल था। उसके बाद आप दोबारा से नेशनल टीम का हिस्सा बनते हैं, अपने आप को साबित करते हैं। इसमें माइंड ट्रेनर की क्या भूमिका रहती है? इसमें आप ये देखेंगे वो सिर्फ एक फिज़िकल रिकवरी नहीं था कि अच्छा आप इंजरी से बाहर आए हैं, वो उससे ज़्यादा था आप मेंटली कितना और कैसा फील कर रहे हैं उस मोमेंट पर। क्या आपकी बॉडी और माइंड गिव अप कर रहा है कि अब तो चांस ही नहीं है? जिस तरीके का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर आपके थॉट्स क्या थे, फैमिली इन्वायरमेंट क्या था, क्या सपोर्ट सिस्टम था आपको? जैसे मोदी जी भी जाकर मदर से बात करी, मिले, बात हुई, सारा चीज़ उनको मोटिवेट किया। एनसीए से पूरा सपोर्ट मिला, वहाँ के पूरा टीम ऋषभ पंत के साथ था और उनको उस सिचुएशन से बाहर लाए। एंड देन वहाँ पर आप जब उस सिचुएशन में हैं तो ऋषभ पंत ने डेफिनेटली ये सोचा होगा कि मुझे आई हैव टू टेक वन डे एट अ टाइम, जल्दबाजी नहीं करनी है कि कब होगा, कब मेरा कम बैक होगा। ही वॉज आई थिंक एम्ब्रेसिंग दैट जर्नी ऑफ रिकवरी, और वहाँ पर टाइम मिला अपने आप पर काम करने का, खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग करने का, अपने बिलीफ और स्ट्रॉन्ग करने का, एंड एक सॉलिड कम बैक। आप इंडियन टीम का देख लो या फिर IPL ऑक्शन का देख लो, तो वो दिखाता है कि आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हो, और वो वहाँ से आपकी मदर प्लस आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट सिस्टम क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक प्लेयर को उस सिचुएशन से बाहर लाने में। आप कोई लाइव एग्जांपल दे सकती है मेरे थ्रू, माइंड जैसे आपने बोला शिफ्ट करने का, थॉट शिफ्ट करने का, ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि ये होता कैसे, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकली नहीं करेंगे मुझे लगता है इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है। यस डेफिनेटली। तो हम एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करें एक्सपीरियंस करने के लिए। बिल्कुल। तो तमन्ना हम लोग क्या चूज़ करते हैं सबसे पहले? आई थिंक ओवर थिंकिंग सबकी ज़्यादा रहती है प्लेयर्स की, कि मैम थॉट्स बहुत आते हैं, मंकी चैटर चालू हो जाता है। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये होता क्यों है, और फिर हम समझेंगे कि इसको ओवरकम कैसे करना है। तो हमारे जो थॉट्स चालू हो जाते हैं ना, वो हमारे सबकॉन्शियस का पैटर्न है। अभी सबकॉन्शियस क्या है तमन्ना, और कॉन्शियस क्या है? सपोज आप मुझे देख रहे हो, ठीक है, आवाज़ सुन रहे हो, तो ये लुकिंग एट मी थ्रू योर आईज। हम अपने 5 सेंसेस को यूज़ कर जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टच करके फील कर रहे हैं, है ना, ये होता है कॉन्शियस माइंड। अब अगर मैं आपको बोलूँ जस्ट थिंक अबाउट योर फेवरेट प्लेयर, तो उसका विजुअल आपको फ्लैश होता है, ठीक है। अब हियर योर नेशनल एंथम, तो आपको वो फीलिंग भी आ गई साथ में। तो आप ये देखेंगे जैसे ही फीलिंग आई, यहाँ पर ना नेशनल एंथम हमने प्ले किया है, ना प्लेयर की फोटो है या वीडियो है, बट वो विजुअल्स आए। तो जो विजुअल्स आए वो आपके सबकॉन्शियस की आंखें थी, वो जो साउंड आपको सुनाई दिया वो आपके सबकॉन्शियस के कान थे, और जो फीलिंग आई वो सबकॉन्शियस की फीलिंग थी, ठीक है। तो अब हमारा जो कॉन्शियस इस मोमेंट पर जो हमारी अवेयरनेस थी, वो सिर्फ हमारी 5% रोल है उसका, और बाकी सबकॉन्शियस का 95। और हम क्या करते हैं, हम एफर्ट्स डालते रहते हैं, कॉन्शियसली एफर्ट्स डालते हैं कि यार पॉजिटिव सोचना है, कॉन्फिडेंट रहना है, नर्वसनेस को अवॉइड करना है। बट जैसे हम अपने बॉडी फंक्शंस को हम नहीं रोक, डाइजेशन हो रहा है अंदर बॉडी में, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसे ही हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसी लेवल पर जाकर हैंडल कर सकते हैं। तो अब अगर हम अपने थॉट्स को हैंडल करना सीखें तो कैसे, क्योंकि वो सबकॉन्शियस का है, तो सबकॉन्शियस लेवल पर जाकर ही हम अपने थॉट्स को हैंडल करते हैं। तो 30 सेकेंड्स बहुत सिंपल टेक्निक है, तो एक्सपीरियंस करना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ आप वैसे करिएगा, एंड बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, एंड लेट्स स्टार्ट। सो क्लोज योर आइज तमन्ना, टेक अ डीप ब्रेथ, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, एंड नाउ जस्ट थिंक अबाउट एनी वन थॉट जो आपको इस मोमेंट पर बॉदर कर रहा है, या फिर आपका एक रेगुलर पैटर्न है, कोई भी एक थॉट जो बार बार आकर आपको परेशान करता है। सिर्फ एक थॉट के बारे में सोचिए, एंड अगर इन केस और भी थॉट्स आ रहे हैं तो विद दिस एक्सरसाइज हम लोग मल्टीपल थॉट्स को हटा सकते हैं। अब आपको इमेजिन करना है आपके सामने तमन्ना एक टेप रिकॉर्डर है, और एक ऐसे कलर में जो आपको कम पसंद है, ठीक है, चूज़ कर लिया कलर, एंड उसकी 2 वायर्स हैं। आपको उन वायर्स को उठाना है और अपने ब्रेन से कनेक्ट करना है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। प्रैक्टिकली यू नीड टू यूज योर हैंड, उसको उठाओ और कनेक्ट कर लो। यस, नाउ रिलैक्स, कीप योर हैंड्स डाउन। और अब आपको जस्ट इमेजिन करना है कि आपके माइंड से
वो थॉट निकल रहा है उसी कलर में जो आपको कम पसंद है, और वो मूव हो रहा है वायर्स के थ्रू, और वो रिकॉर्डर में जा रहा है. यू जस्ट हैव टू अज्यूम, यू जस्ट हैव टू इमेजिन एज इफ वो निकल के रिकॉर्डर में जा रहा है. और अगर और भी कोई थॉट्स आ रहे हैं तो आप उनको रिकॉर्डर में ट्रांसफ़र कर सकते हो. एंड जैसे जैसे थॉट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, यू जस्ट फील दैट लाइटनेस विद इन यू, एज इफ आपकी बॉडी एकदम लाइट फील होती जा रही है, माइंड लाइट फील होता जा रहा है. एंड वंस you've transferred those thoughts, you can just show me your thumbs up or you can say done. Done. ठीक है. Now you need to act as if you're holding a remote in your hand. जैसे हम रिकॉर्डर का वॉल्यूम कम करते हैं, तो अभी मैं नंबर्स बोलूँगी, यू नीड टू सी द नंबर्स ऑन द रिकॉर्डर, और हम उनकी वॉल्यूम को कम कर रहे हैं. सो स्टार्ट प्रेसिंग द बटन नाउ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. म्यूट. म्यूट कर दीजिए. अब वो वायर्स को रिमूव कर दीजिए अपने ब्रेन से. उसको ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, वायर को भी और रिकॉर्डर को भी. श्रिंक कर दो बिल्कुल छोटा सा, और उसको उठाओ रिकॉर्डर को और वायर को, एंड जस्ट इमेजिन एक रोड है आपके पीछे. थ्रो इट बिहाइंड योर बैक. पीछे फेंक दो उसको दूर. ओके. एंड नाउ इमेजिन देयर इज अ मैजिकल सिजर्स इन योर हैंड. हाथ को पीछे ले जाओ एंड उस रोड से खुद को डिस्कनेक्ट कर दो. एंड इमेजिन करो पीछे से वो रोड एंड वो रिकॉर्डर सब गायब हो गया है. एंड यहाँ तक, इस प्रोसेस तक हमने वो थॉट को रिमूव किया. नाउ लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेप, और इसको एक पॉजिटिव स्टेटमेंट से इम्प्लांट करते हैं. ठीक है. सो अब आपको इमेजिन करना है अपना फेवरेट कलर का रिकॉर्डर आपके सामने. उसकी वायर्स को वापस से कनेक्ट करो अपने ब्रेन से, एंड अब रिकॉर्डर को ऑन करो. ऑन हो गया रिकॉर्डर. एंड अब इस रिकॉर्डर में से ना एक ही स्टेटमेंट ट्रैवल करेगा आपके माइंड में. आई एम रिलैक्स्ड. 2-3 बार जस्ट हियर दिस स्टेटमेंट इन योर माइंड. क्रिएट करो मेंटल साउंड, आई एम रिलैक्स्ड, आई एम रिलैक्स्ड. 2-3 बार इस स्टेटमेंट को सुनो एंड जस्ट फील एज इफ यू आर रिलैक्स्ड. एंड इफ यू आर रिलैक्स्ड, हाउ वुड यू फील? लाइट. तो उसको फीलिंग को ट्रैवल करो फ्रॉम योर हेड टू योर टोज. एंड नाउ मैं नंबर बोलती जाऊंगी, वी विल इंक्रीज द वॉल्यूम. ठीक है. तो हर एक वॉल्यूम के साथ, नंबर के साथ आपको वॉल्यूम को इंक्रीज करना है अपने माइंड में. सो होल्ड द रिमोट वंस अगेन. ओके, रेडी? 1, कीप ऑन रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट विद एम्पलीफाइड फीलिंग्स. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Just imagine as if the sounds are echoing in your mind and feelings are traveling from your head to your toes. I am relaxed, and just feel as if you're relaxed. And just enjoy this moment. Just enjoy this moment. Feel that relaxation, and once you are ready to open your eyes, you can slowly open your eyes with a smile on your face. तो ये टेक्निक कोई भी कर सकता? Yes. How was the I am experience? relaxed. कैसा फील हुआ? लाइट. एंड यू नो व्हाट, इसमें ना हम हैंड टू हैंड चेक भी कर सकते हैं रिजल्ट. तो आप वो स्टेटमेंट जो आपने म्यूट करा था, यू डिडंट इवन टेल मी. बहुत बार ऐसा होता है ना कि प्लेयर्स को या किसी को भी लगता है कि यार अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, हमें सब कुछ बताना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, इवन व्हेन वी आर नॉट कंफर्टेबल. तो यहाँ पर आपने मुझे थॉट भी नहीं बताया, बट यू आर फ्री फ्रॉम दैट थॉट. तो अगर मैं आपको बोलूँ कि जस्ट थिंक अबाउट दैट थॉट, तो आप मेरे को चेक करके बताओ कि आपको वो थॉट आ रहा है जो आप पहले परेशान कर रहा था, या ये वाला स्टेटमेंट एको कर रहा है. ये वाला स्टेटमेंट वो ब्लैक है, वो एकदम ब्लैंक हो गया है. यस. इतना ही. ये इजी तो है, लेकिन मुझे लगता है कि हर किसी को ये करना चाहिए. यस. ये आपके माइंड के लिए बहुत अच्छा है. और आजकल जिस तरह की ज़िंदगी चल रही है, ओवर थिंकिंग, आप किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई ज़रूर परेशान है, कोई आपको सुनने वाला नहीं, और हम किसी को ढूंढते हैं कि कोई हमें सुने. लेकिन आप अगर अपने मन से बात करेंगे, आप अपने दिमाग से बात करेंगे, क्योंकि कहते हैं खेल सारा यहाँ का होता है, तो ये जो बोलता है वही आप करते हैं. बॉडी. और मुझे लगता है शायद ये सारी जो चीज़ें आपने बताई वो सिर्फ और सिर्फ दिमाग से जुड़ी थी.
डेफिनेटली। और इसमें इस एक्सरसाइज से आप ये नहीं है कि सिर्फ एक ही थॉट हटाएंगे, 80, 100, थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स इन वन गो आप उसको उसमें ट्रांसफर करते रहिए जब तक माइंड ब्लैंक नहीं हो रहा है। सिर्फ अपने थॉट्स नहीं, इनफैक्ट दूसरों के स्टेटमेंट्स, बहुत बार ऐसे होता है कि पास्ट के कोचेस के, सिलेक्टर्स के, इतने लोगों के स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि आपको बार बार हॉन्ट करते हैं। एंड जितनी बार आपने नेगेटिव स्टेटमेंट्स दूसरों के अपने बारे में सुने हैं ना, ग्रेजुअली जब बार बार आप सुनते रहते हैं, यू स्टार्ट फीलिंग द सेम वे फॉर योर सेल्फ। वो आपके बिलीफ बिल्डअप हो जाते हैं। तो इसी एक्सरसाइज से आप उन दूसरों की बातों से भी फ्री हो सकते हैं। एंड अपने जो भी पॉजिटिव कमांड अपने आप को बोलना है, तो आप सेकंड पार्ट जैसे मैंने बताया उसको इम्प्लांट करके माइंड में एको करा सकते हैं, एंड दैट विल स्टे विद यू फॉर एवर। अच्छा, ये तो बात होगी उन थॉट्स की जो हमें परेशान करते हैं, लेकिन कई बार परेशानी हम खुद ही मोल ले लेते हैं। बात अगर स्पेसिफिकली क्रिकेटर्स की मैं करूं, तो ऐसे कई क्रिकेटर्स हमने देखे हैं जिन्होंने अपना बना बनाया करियर सिर्फ और सिर्फ अपने, कहते हैं ना, दिमाग चढ़ गया था, उसकी वजह से बर्बाद कर दिया। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है। मुझे लगता है प्रवीण कुमार उनमें से एक हैं, वो खुद भी एडमिट करते हैं खैर इस बात को। आज के दौर में देखें तो यशस्वी जायसवाल, पृथ्वी शॉ, ये तमाम ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको जल्दी मिला फेम मिला। यशस्वी ने बेशक स्ट्रगल किया, लेकिन फेम जल्दी मिला, प्यार मिला, लेकिन उसके बाद अभी थोड़ी सी जो खबरें आ रही हैं उनमें कुछ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि शायद उनका भी थोड़ा माइंड ट्रेन करने की ज़रूरत है। तो ऐसे केसेस में आप कैसे माइंड ट्रेन करती हैं जिनका फेम, जिनको पछता नहीं है? कपिल शर्मा एक बड़े एग्जाम्पल हैं अगर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की बात करूँ तो। ऐसे केसेस में ना, जैसे आपने बोला कि बहुत जल्दी जब फेम मिल जाता है, तो हम अगर रूट पर बात करेंगे तो बहुत बार ना आप ये देखिए कि बचपन से हमारी क्या आइडेंटिटी रही थी, अब हमारी खुद की, मतलब जिनको फेम मिला और ऐसे हुआ, उससे पहले उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की थी या नहीं थी, उनका सराउंडिंग कैसा था। तो आप एक तरीके से जब लाइफ जी रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन जब यहाँ से उठ के आप इस स्टेट में आते हैं, तो आप कॉन्शियसली तो एवरीथिंग इज़ फाइन, बट सबकॉन्शियसली आपकी बॉडी उसको अडेप्ट नहीं कर पाती, आपका माइंड उसको अडेप्ट नहीं कर पा रहा है कि अच्छा ठीक है, तो डाइजेस्ट नहीं होता है कि अभी हाउ आई नीड टू एक्ट इन दिस सिचुएशन। तो उस सिचुएशन में ना क्या होता है, हमारे माइंड को पता ही नहीं है कि ओके आई बिलोंग हियर, आई एम रेडी फॉर इट। तभी प्लेयर्स वो सक्सेस हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर ना अपनी सक्सेस को हैंडल करना एंड लॉन्ग टर्म लेकर जाना, ग्राउंडेड रहना, तो उसमें आपको मेंटली रिहर्स करना होगा कि येस आई बिलोंग हियर। अब मेंटली अपनी स्पेस उस एनवायरनमेंट में क्रिएट करनी होगी। बहुत बार अगर मैं लोगों को बोलती हूँ कि अपने आप को इमेजिन करो, तो जैसे कि मैम अपने विजुअल्स नहीं दिख रहे हैं, आई कांट सी माई सेल्फ, एंड व्हेन आई आस्क देम कि अच्छा ठीक है, अपने फेवरेट प्लेयर या एक्टर किसी और को विजुअलाइज करो जिससे आप रिलेट करते हो, विद इन सेकेंड्स उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग विजुअल्स आपको दिख रहे होते हैं आपके मेंटल स्क्रीन पे। ऐसा कि? तो इससे पता चलता है कि आप खुद से तो कनेक्टेड हो ही नहीं, एसोसिएटेड हो ही नहीं, आप आपके जो रोल मॉडल हैं, आपके जो फेवरेट पर्सन है, आप उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एसोसिएटेड हो। अपने से इतने ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हो तो कहाँ आप माइंड और बॉडी का सुन पाओगे और अलाइन कर पाओगे। तो ग्राउंडेड रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अपने को लॉन्ग टर्म करियर और उस सक्सेस को एंजॉय करने के लिए। क्रिकेटर्स की बात चलिए, तो आपका भी जॉनर रहा है, मेरा भी जॉनर रहा है, तो थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है। बात कर लेते हैं हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या ने पिछले साल बहुत कुछ देखा अपनी लाइफ में, जिस तरह से IPL हुआ, उसके बाद MI के कैप्टन बने, काफ़ी लोगों ने ट्रोल किया रोहित शर्मा के साथ कंपैरिजन, अच्छा परफॉर्म ना करना। फिर उसके बाद IPL के दौरान ही उनकी वाइफ के साथ, जो X5 है नताशा, उनके साथ उनके डिवोर्स के किस्से भी चल रहे थे। ऐसे में कितना मुश्किल होता है, आप पर्सनल और अपनी प्रोफेशनल, जबकि आपके दोनों ही पर्सनल प्रोफेशनल एकदम कह सकते हैं कि पीक लेवल पे चल रहा है, मतलब ये पीक आवर्स हैं, जैसे हम बोलते हैं ट्रैफिक का पीक आवर है, तो वो उनका पीक आवर है, दोनों ही चीज़ों का, तो डील करना मुश्किल होता है। और आपके पास कोई ऐसा केस आया? हाँ, डील करना मुश्किल होता है तब तक जब तक आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स इम्पैक्ट कर रहे हैं, दूसरों की बातें। लेकिन अगर इसको हम बताएं कि इसको हैंडल कैसे कर सकते हैं, तो ना प्लेयर्स, जैसे आपने सुना होगा कि एक बबल में रहते हैं, शेल में रहते हैं, है ना, अपने मेंटल स्टेबिलिटी
मतलब खुद को मेंटली स्टेबल रखने के लिए। तो इसको भी अगर मैं विजुअल एक्सरसाइज में बताऊं तो आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स बॉदर ना, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या ट्रोल कर रहे हैं, जो मर्जी दुनिया में हो रहा है, बट उसका इम्पैक्ट आप तक ना पहुंचे, उसके लिए हम प्लेयर्स को बताते हैं कि यू जस्ट हैव टू इमेजिन योर सेल्फ इन अ प्रोटेक्टिव ट्रांसपेरेंट बबल। एक बबल के अंदर हो आप, एंड उसमें 2 होल्स हैं जिसमें एक ऑक्सीजन, सो यू आर कंफर्टेबल देयर, एकदम सेफ फील कर रहे हो, और दूसरा जो होल है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दैट कैन एंटर थ्रू द होल, और बाकी सब कुछ बाहर है। आपको सिर्फ ऐसे इमेजिन करना है जैसे बचपन में आपने कार्टून्स देखे, तो हमने देखे वो लेटर्स हवा में उड़ते हुए, तमन्ना, तो ऐसे ही विजुअल्स क्रिएट करना है कि सपोज किसी ने कुछ नेगेटिव बोला, वो लेटर्स बबल से टकराए एंड वो बाहर है। तो ये इतनी मैजिकल एक्सरसाइज है, ऑन द स्पॉट दे कैन यूज। मतलब अगर किसी प्लेयर को मैच रेडी होना है और पता है कि आसपास नेगेटिविटी है या आप जिन लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते हो बट स्टिल उसका इम्पैक्ट ना पड़े, तो ये बबल एक्सरसाइज उनको बचाती है अपना मेंटली स्ट्रॉन्ग रखने के लिए एंड वो परफॉर्मेंस बेस्ट देने के लिए। तो ऐसे केसेस में आपको अपने पे एक तो बिलीफ रखना है कि भले ही डाउनफॉल आ रहा है, आई नीड टू वर्क एंड प्रूव माई सेल्फ, किसी और को नहीं, अपने आप को प्रूव करना है, बिकॉज आई हैव द पोटेंशियल। मैंने वहाँ से उस लेवल से और इस लेवल तक मैं पहुँचा हूँ, तो वॉट एवर इट इज़, फेलियर है, सक्सेस है, उससे खुद को हमें डिटैच करना है। इट इज़ लाइक पर्सनली नहीं लेकर जाएंगे कि ये मैं हूँ, अगर फेलियर है तो आई एम अ फेलियर। तो अगर हम उससे एसोसिएट कर लेते हैं कि आई एम अ फेलियर, अभी ये सब क्या हो रहा है, ये तो मैं ही फेल हो गया हूँ, वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। उससे हम डिटैच करना अगर सिखा पाएँ प्लेयर्स को कि कैसे अपने फेलियर को और खुद को डिटैच करो, कि यू आर सेपरेट, you are not just one, you are separate, you and your failures are 2 different things, not one। तो वहाँ से आप बहुत अच्छे से कम बैक कर सकते हो। अच्छा, लोगों को जानने में ये भी बड़ी उत्सुकता होगी कि आपने किसी ऐसे प्लेयर को ट्रेन किया है जिसको ओवर थिंकिंग ने पैरालाइज किया हो? यस, बहुत बार ऐसे प्लेयर्स आए हैं। ओवर थिंकिंग तो ना 98% 95% प्लेयर्स की प्रॉब्लम रहती है कि मैम ओवर थिंकिंग। प्रैक्टिस में हम लोग अच्छे से रेडी हैं, लेकिन मेन मैचेस में जाके बॉडी ही फ्रीज हो गई, एकदम फ्रीज, एंड यूर आउट, यूर गॉन। तो वहाँ से आप टीम से बाहर बैठे हो बहुत टाइम तक, एंड देन व्हेन यू हैव एड्रेस दैट प्रॉब्लम, तो इन नेक्स्ट मैच यू आर देयर विद अ सेंचुरी। कौन सा ऐसा प्लेयर है जो ओवर थिंकिंग करता है बहुत ज़्यादा? बहुत, मतलब आई टोल्ड यू ना, 98% 95% प्लेयर्स तो है ही ओवर थिंकिंग। आप किसी भी लेवल ले लो, ग्रास रूट से लेकर आप इंटरनेशनल प्लेयर्स को ले लो, किसी को भी ले लो, एंड दे एडमिट कि मैम ओवर थिंकिंग को तो चलती है, अब उसका क्या करें, वो तो ऐसे हो गया है कि ये तो लाइफ के साथ ये तो चलेगी, इसका कोई सोल्यूशन है नहीं। बिकॉज अभी तक पता ही नहीं है इंडिया में कि ओवर थिंकिंग को हैंडल करने का सोल्यूशन है, एंड वो बट सबकॉन्शियस पे काम कर है। और बड़ी खतरनाक होती है ओवर थिंकिंग, आपको नींद नहीं आती। एग्जैक्टली। ऐसे पूरा दिन ऐसा लगता है कि कोई केमिकल चलता है, वो लोचा, केमिकल लोचा बोलते हैं ना, वो ऐसा लगता है वही सब चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। बातों में, माइंड में वो पूरी कॉन्वर्सेशन चलती जा रही है, पूरे सीन्स प्ले हो रहे हैं, फिर आपको बॉडी में धीरे धीरे ग्रेजुअली एंग्जाइटी स्टार्ट हो जाती है, एंड वो फिर नींद पे इम्पैक्ट डालते हैं। सही से सोएंगे नहीं तो अगले दिन रूटीन हमारा गड़बड़ होगा, और फिर वो अल्टीमेटली परफॉर्मेंस पर आती है। तो कैप्टन कूल वाकई में कूल है या फिर उनको भी ज़रूरत पड़ती है? कैप्टन कूल तो है कूल, ही नोज हाउ टू हैंडल इट। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उनको थॉट्स नहीं आते हैं या गुस्सा नहीं आता है, बट वो अपने इमोशंस को अच्छे से एड्रेस करना, उनको पता है कि अच्छा ठीक है, अभी इस मोमेंट पर मैं कौन सा इमोशन डील कर रहा हूँ, एंड इमोशन से खुद को डिटैच करके रखते हैं। कुछ अच्छा हुआ हो रहा है या ख़राब हो रहा है, इमीडिएट आप देखेंगे नहीं कि एकदम इम्पैक्ट पड़ रहा है, एक्सप्रेशंस भी चेंज नहीं होते हैं। ही इज़ जस्ट न्यूट्रल, जैसे अच्छे फेज़ में है या ख़राब फेज़ में है, टीम अच्छी जा रही है, अच्छा स्कोर कर रही है, ख़राब कर रही है, ही इज़ देयर कामली, काम हेडेड, एंड ही नोज़ कि आई कैन डू इट। टीम को साथ में रखकर दूसरे को आगे पुश करना, एंड एक सपोर्ट सिस्टम बने रहना दूसरों के लिए। मेंटल सिकनेस और माइंड ट्रेनिंग में कितना फ़र्क है? मेंटली सिकनेस, अब आप इसको हम ना ब्रेक डाउन करते हैं। मेंटली परेशान है, दैट मीन्स या तो आपको कोई थॉट चल रहा है, ठीक है, माइंड में, या पुराने कोई सीन्स चल रहे हैं माइंड में, ठीक है, या दूसरों की बातें चल रही हैं,
या फिर बॉडी में कोई एंजाइटी, मतलब अंदर डिस्कम्फर्ट चल रहा है। एंजाइटी को भी अगर ब्रेक डाउन करें, डिस्कम्फर्ट चल रहा है, ठीक है। अब डिस्कम्फर्ट आपको अकेले नहीं आता है, उसको एक मीडियम चाहिए, या तो दूसरे की बात चाहिए, या खुद का थॉट चाहिए, या पुराना कोई सीन्स जो माइंड में घूम रहे हैं। अब तमन्ना, आप ये देखोगे जो भी आप प्रॉब्लम या प्लेयर फेस कर रहा है प्रॉब्लम, वो इन 4 कैटेगरीज में आता है। अगर मेंटली कुछ चैलेंज है, मतलब इशू है, कोई मेंटल ब्लॉकेज है, वो इन्हीं कैटेगरीज में आता है। वो यहीं पर ही डिवाइड होकर घूम फिर कर इन्हीं कैटेगरीज में आता है। इसको इतना सिंप्लीफाई अगर हम प्लेयर्स को कर रहे हैं कि सिर्फ 4, आप खुद सोच के देखो कि अगर प्लेयर को लग रहा है, डर लग रहा है, सेल्फ डाउट आ रहा है, सेल्फ डाउट किस कैटेगरी में आ रहा है? आपके थॉट्स में आ रहा है। फियर है, थॉट्स में आ रहा है। अनसर्टनिटी लग रही है, मतलब बॉडी में आपको फ्यूचर की अनसर्टनिटी लग रही है, तो वो भी थॉट्स प्लस आपको सेंसेशन हो रही है, बॉडी में फीलिंग आ रही है ना। पास्ट फेलियर्स हैं या फिर फियर ऑफ फेलियर आए, वो कहाँ से आए? वो पास्ट से आया। दैट मीन्स माइंड में वो मेमोरी है। तो इन 4 के अलावा आप ये देखोगे कि अगर आपको इन 4 चीज़ों को हैंडल करना आपको आ जाता है, 90% प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। यही कैटेगरी है। तो जब मैं 1-to-1 सेशंस करती हूँ या क्लासेस प्लेयर्स को ग्रुप सेशंस लेती हूँ, तो वहाँ पर वो जो मर्जी प्रॉब्लम लेकर आते हैं, मैम ये चैलेंज है, उनको इतना स्ट्रांगली समझाया हुआ है कि दीज आर द 4 कैटेगरीज। अब मुझे बताओ तुम्हारी ये प्रॉब्लम कौन सी कैटेगरी में आ रही है, तो वो बता देते हैं मैम इस कैटेगरी में। देन आई आस्क देम, डू यू नो दी एक्सरसाइज, इसको क्या करना है? यस मैम। एट टाइम्स किसी प्रॉब्लम के लिए हमें कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइजेज यूज करना पड़ता है, कई बार डायरेक्ट वो 1 सिंपल एक्सरसाइज कैन वर्क। हम बात कर रहे हैं स्ट्रगल्स की, पुराने ट्रॉमा की। युवराज सिंह को नहीं भूला जा सकता, क्योंकि युवराज सिंह ने जो किया है वो वाकई एक इंस्पिरेशन है और काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करते भी हैं। तो उनका वो सफ़र कैसा रहा आपके हिसाब से? पेनफुल था उनके लिए, क्योंकि अगर वो एट टाइम्स जब भी उनको सुना है क्रिकेट या फिर उस फेज के बारे में बात करने में, तो सर्टन काइंड ऑफ हेजिटेशन इज सीन। मतलब मैंने उनको एक इंटरव्यू में बोलते हुए सुना था कि ही डजंट वांट हिज चाइल्ड टू बी अ क्रिकेटर, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने ऑफ फील्ड बहुत कुछ सहा है। अपने फादर को हमेशा प्रूव करने में वो लगे रहे पूरे करियर में कि येस आई एम डिजर्विंग, और उनके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करते 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 ही उनका करियर, मतलब रिटायर हो गए वो। वहाँ पर उनको उस बीच कैंसर हुआ, कैंसर से कम बैक करा। तो ही इज़ बिन अ फाइटर, अ स्ट्रॉन्ग फाइटर। तो मेंटली तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्होंने सफ़र किया। बिल्कुल, जबकि वो क्रिकेटर बनना भी नहीं चाहते थे। हाँ, अपने फादर की वजह से उन्होंने क्रिकेट, एंड तभी भी ही हैज़ फेल्ट कि लैक ऑफ अप्रिसिएशन मिली है हमेशा। मतलब जितना भी कर लिया, हाँ, जितना भी उन्होंने करा है, हिज फादर वाज नेवर सेटिस्फाइड विद इट। और ऐसे सिर्फ युवराज नहीं, ऐसे बहुत सारे युवराज हैं आज के टाइम में जिनके पेरेंट्स, वो बच्चे कितना भी कर लेना, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट। ठीक है, उनके पापा कुछ ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन कुछ बातें उनकी सही भी है। भाई, आपको वर्ल्ड कप, जब 1981 का वर्ल्ड कप था, सिर्फ कपिल देव ने थोड़ा ना जिताया है पूरी टीम ने जिताया। वो कपिल देव के नाम पे हो गया कि उन्होंने जिताया वर्ल्ड कप। वैसे ही अगर हम 2011 की बात करें, तो युवराज सिंह की इतनी बड़ी भूमिका रही है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। गौतम गंभीर की बहुत बड़ी भूमिका रही है। बहुत सारे ऐसे हैं प्लेयर्स जिनको नहीं मिला है वो क्रेडिट नहीं मिला है, उसमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। और ऐसे कई सारे क्रिकेटर्स हैं जिनको आज भी जो चयन करता है वो बार बार टीम में लेना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि अगर वो फॉर्म में है या नहीं। और ऐसे मुझे लगता है, मुझे शुभमन गिल पे थोड़ा सा डाउट होता है आपको बताओ, क्रिकेट फैन, आपको कैसा लगता है शुभमन गिल? उनकी माइंड रीडिंग अगर आपको करनी हो तो उनका एटीट्यूड कैसा है? और मुझे लगता है कि किसान का बेटा कह के ज़्यादा ही उनको, किसान वो गरीब वाले किसान नहीं है वैसे वो तो वो ज़्यादा ही उनके साथ सिंपैथी जोड़ दी जाती है, लेकिन उनको थोड़ा सा तवज्जो ज़्यादा मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि शुभमन गिल एक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग प्लेयर रहे हैं स्टार्टिंग से। मतलब ही हैज़ एक्चुअली क्रिएटेड हिज स्पेस। आप ये देखेंगे, इतनी कम एज में पहले वाइस कैप्टन रहे, कैप्टन रहे, तो उन्होंने वो स्पेस क्रिएट की, जबकि सीनियर प्लेयर्स भी थे वहाँ पर। तो ही हैज़ बेसिकली अर्नड इट।
वो उन्होंने अर्न करा है, इसीलिए एट टाइम्स मिक्स उनके बारे में बोला जाता है। बट देन ऑफ कोर्स जब अर्न करता है कोई वो लेवल, तो डेफिनेटली उसके कॉन्सिक्वेंसेज एंड उसके बेनिफिट्स दोनों चीज़ रहती हैं। तो इट इज़ लाइक दैट। हाँ, वही है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों कुछ का हाँ, कहना हाँ। ना। अच्छा, ये जो है कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, इससे कैसे निकला जा सकता है? इससे कैसे निकला जाता है कि लोगों का काम ही है कहना, तो अब वो ही कह रहे हैं ना, तो हमें क्या करना है? हमारा काम नहीं है ना सोचना है तो डिलीट कर दो यार, रिकॉर्डर एक्सरसाइज, आवाज़ बंद कर दो। अच्छा, आप करती हैं एक्सरसाइज ये घर पे? डेफिनेटली करती हैं? डेफिनेटली। मतलब इट इज़ लाइक कि जैसे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन दिन में 3 बार लेनी है, इट इज़ लाइक योर लाइफ लॉन्ग एक टूल है आपके पास, एक माइंड टूल। कोई प्रॉब्लम आया, क्यों उसको डील करना है उसके साथ। रात को आज कोई इंसिडेंट हुआ, क्यों ना वो मेमोरी हटाओ, 30 सेकेंड्स, दैट इम्पैक्ट इज़ गॉन एंड आप अच्छे से सो जाओ। और मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं रिसेंट आपको एग्जांपल बताती हूँ। कुछ दिन पहले क्या, मेरी सोसाइटी में एक शख्स थे, 60 ईयर्स के रहे होंगे। तो उन्होंने 14th फ्लोर से सुसाइड कर लिया। रीज़न था कि उनको कैंसर था और उन्हें लग रहा था कि मेरी वजह से मेरा परिवार जो है प्रेशर में है पैसों को लेकर, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस तरह की ट्रेनिंग लें तो बड़ी सारी चीज़ों से आपके घर वालों को भी निजात मिल सकता है, और खुद आप अपने आप से प्यार करना, सेल्फ लव जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि अभी तक इंडियन टीम की मैं बात कर लूँ या फिर इंडिया में ये सब कल्चर अभी नहीं आया है, क्योंकि अभी तो मुझे लगता है कि कुछ ही साल हुए हैं जब हमने डिप्रेशन को भी समझना शुरू किया है। अदरवाइज़ हमें यही बोलते हैं नाटक कर रहा है यार, चल खाना खा, नाटक कर रहा है, रो रहा है अभी फालतू में, हम यही बोलते थे। इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है और गंभीरता से लेना ज़रूरी है। क्या बाहर की कंट्रीज़ में, इंडिया के बाहर की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पर इसकी फैसिलिटी अवेलेबल है मैंडेटरी? अगर डॉक्टर जा रहे हैं, जैसे कि आपने बोला, अच्छा हम हमारे साथ ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, डॉक्टर हमें दवाई दे देगा, हम वो मान लेंगे कि ठीक है ये खा लेनी है, लेकिन अगर हमें जिम में जाके कोई फिटनेस के लिए बोलेगा कि भैया इसके पैसे दे दो, हम उस पर नहीं पैसे लगाएंगे। हमें कोई माइंड ट्रेनर बोलेगा भैया तुम्हारा थोड़ा सा सिर्फ यहाँ से प्रॉब्लम है, थोड़ा सा, हमें लगेगा यार मैं पागल थोड़ा ना हूँ। ये इसको कैसे बदला जाए? ये इंडिया में ना एक टैबू बना हुआ है कि मतलब माइंड ट्रेनर या काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना दैट मीन्स पागल है। हाँ, एक अजीब रिएक्शन आता है। अगर आपको फीवर होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप बहुत इजीली बोल देते हो कि फीवर था, डॉक्टर के पास गए, दवाई ली। बट अगर कोई चैलेंज आपको आपको समझ आ रहा है कि कोई चैलेंज है, तो उसी तरीके से उसके स्पेशलाइज्ड पर्सन हैं, स्पेशलिस्ट हैं जो आपको हेल्प करेंगे। तो मैंने तो स्टार्टिंग से ना अपने सेशन, जैसे बहुत लोग बोलते हैं काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, नो, दिस वुड बी अ ट्रांसफॉर्मेशनल सेशन। आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, जो आपको इस मोमेंट पर आप हो, जो आपका गोल है वहाँ तक ले जाने में, आई वुड बी जस्ट बीइंग अ मीडियम, यू वुड बी डूइंग इट ऑन योर ओन, बिकॉज आप में और आपके माइंड में वो उतना पोटेंशियल है। तो लोगों को अपना पोटेंशियल पता ही नहीं है कि हमारे माइंड में क्या पावर है। फ़ोन को हम मेमोरी उसका क्लियर करते रहते हैं, टाइम टू टाइम उसको अपडेट करते रहते हैं, अपने सारे गैजेट्स को अपडेट करते रहते हैं, बट अपना माइंड में सब वो क्लटर भरा हुआ है, पुराना, जब से पैदा हुआ है तब से, और जब तक जिंदा है वो क्लटर भरता ही जाएगा और भरता ही रहे, एंड वी आर ओके विद इट, है ना। उसको क्लियर करने का नीड ही नहीं समझते हैं। और दूसरी बात है अपडेट करना, माइंड पर खुद पे काम करना। सब कुछ अपडेट कर लेंगे, जो कुछ ट्रेंड में चल रहा होगा वी वुड लव टू फॉलो इट, बट जो ये सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है ना, ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जिस दिन हमने उसकी पावर समझ ली, तो आपने जैसे डिप्रेशन की बात करी, अगर इसको भी ब्रेक डाउन करें, डिप्रेशन मीन्स डी एक्सप्रेशन, यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग एग्जैक्टली वॉट यू आर फीलिंग, है ना। तो वो भी बेसिकली आपके थॉट्स हैं जो माइंड में चल रहे हैं, ठीक है। थॉट्स के साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है, ब्रीदिंग डिफरेंट हो जाती है, फेशियल एक्सप्रेशंस आपके डिफरेंट हो जाते हैं। उस स्टेट को मेंटेन करने के लिए भी आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अब एक बारी में दोनों थॉट्स तो नहीं आ सकते ना, एक अच्छा और एक खराब। अगर आपको एक खराब थॉट आया तो बैक टू बैक पूरा लाइन लग जाती है कि सारे वो पुरानी खराब बातें याद आ जाती हैं, ठीक है। अगर आपने वो मेमोरीज अपने माइंड से क्लियर करी, उसका इम्पैक्ट ख़त्म करा, वो थॉट्स हटाए, वो बॉडी से एंग्जाइटी, बेसिकली डिस्कम्फर्ट, वो रिलीज़ करा, और फिर अपनी सिर्फ वो ब्लेसिंग्स कि मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ, उसको अगर हम याद करेंगे। इनिशियली बहुत बार ना लोगों को याद भी नहीं आता है कि कुछ अच्छा हुआ था, मैम मेरे साथ तो नहीं हुआ। उनको याद दिलाना पड़ता है। जब वो सबकॉन्शियस को समझने लगते हैं, सबकॉन्शियस आंसर देने लगता है ना, तब उनको धीरे धीरे वो इंसिडेंट्स याद आते हैं कि हाँ यार ये भी तो मैंने अर्न करा है, ये भी तो मेरी अचीवमेंट थी। प्लेयर्स एट टाइम सोचते हैं कि यार
अचीव ही नहीं करा है, अपने आप से फाइट रहती है, खुद को कंपेयर करते रहते हैं अपने पास्ट सेल्फ से, और कभी भी खुद को अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं, एक्नॉलेज नहीं करते हैं, क्योंकि बाहर से अप्रिसिएशन मिली नहीं थी, बाहर की अप्रिसिएशन चाहिए, वो मिल नहीं रही है, अपनी वर्दिनेस ख़त्म होती जा रही है क्योंकि हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, खुद पे काम नहीं कर रहे हैं और अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। आप ये देखो कि जब आप फर्स्ट टाइम खेले थे तब से लेके अब तक क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। व्हेन यू विल स्टार्ट राइटिंग योर विंस, जैसे मैं अपने प्लेयर्स को डेली विंस लिखवाती हूँ कि हर दिन अपनी विंस लिखो। विंस का मतलब मुझे स्टार्टिंग में ना उनको बताना पड़ता है, तमन्ना विंस का मतलब सिर्फ मॉनेटरी रिवॉर्ड्स नहीं है, आपका अवार्ड नहीं है कि आपको ट्रॉफी मिल रही है, मेडल मिल रहा है, ये नहीं है। डेली विन मीन्स कल से लेके आज तक में आपका क्या इंप्रूवमेंट था। कल गुस्से में आपका रिएक्शन डिफरेंट होता था, आज आप अच्छे डिफरेंट तरीके से आप रिएक्ट करो, दैट इज़ ऑल्सो अ विन। आज आपने किसी को हेल्प करी, आपकी वजह से somebody smiled, दैट इज़ अ विन। यू कुड अंडरस्टैंड वन ऑफ योर ट्रिगर कि यार इस वजह से ना मेरा आज मैच में ये प्रॉब्लम हुई थी। इंट्रोस्पेक्ट आप अच्छे से कर पाए, अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाए, दैट इज ऑल्सो अ विन। सो इफ अ प्लेयर स्टार्ट्स राइटिंग देयर विंस एवरी सिंगल डे, वीकेंड पर वो बैठकर अपनी डायरी अगर खोलेंगे, दे वुड जस्ट रिफ्लेक्ट, है ना, कि मेरे पूरे वीक का क्या प्रोग्रेस था। तो आपको ना दिखता है कि कहाँ से मैं इस वीक में मैंने क्या गेन किया, क्या प्रोग्रेस हुआ मेरा। एंड देन व्हेन देयर आर डेज जब आप लो फील कर रहे हो, तो दैट डायरी विल रियली हेल्प यू कि आप अपने विंस देखो, अपना पूरा ट्रैक देखो। कम बैक करना बहुत ईजी होता है। मतलब मेंटली स्ट्रांग का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि अगर कोई चैलेंज आ रहा है, कितना जल्दी आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, एंड यू आर डूइंग द कमबैक। इंट्रोस्पेक्शन और अपना एनालाइजेशन, रिफ्लेक्शन कि क्या आपने किया है। मुझे लगता है कि ये बड़े पॉजिटिव थॉट्स हैं जिनके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बहुत नहीं, मैं बोलूँगी दिन के अगर आप अपने 10 मिनट्स निकाल सकते हो तो 10 मिनट्स तो एक्चुअली लगता है लोगों को कि माइंड पर काम करना इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इतना तो टाइम ही नहीं है हमारे पास। बट आप ये देखो कि किस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हो, अपने करियर के लिए, अपने ड्रीम गेम के लिए ना, वो जर्सी पहनने के लिए, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो फीलिंग के लिए काम कर रहे हो, तो 10 मिनट्स 15 मिनट्स यू, एंड इफ़ यू डू इट एवरी सिंगल डे एंड यू सी द डिफरेंस इन जस्ट 1 मंथ। 1 मंथ भी मैंने बहुत बोला है, क्योंकि अगर मैं रियलिस्टिक थोड़ा सा, क्योंकि बिकॉज आई एम एन NLP कोच एंड आई नो कि इसका रिजल्ट कितना जल्दी और इफेक्टिव होता है। बट सामने वाले ने जब तक एक्सपीरियंस नहीं करा, दे वुड हैव अ डाउट कि सच में इतनी जल्दी हो सकता है, बिकॉज दे आर यूज टू थिंग्स कि यार ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन। तमन्ना, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट, मेडिटेशन को लेकर? मुझे तो कोई बोलता तो मुझे लगता है मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे में फोकस की बड़ी कमी है और पेशेंस लेवल बिल्कुल नहीं है। और जब आप मेडिटेट करने बैठे हो, कभी अगर ट्राई करा है तो आराम से हो पाया है या मंकी चार्टर चालू हो जाता था? मैंने मेडिटेशन से पहले योगा अडॉप्ट किया था, तो योगा भी मैं सोचती थी बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन मुझे जिम से ज़्यादा योगा बेटर लगा था। तो और हाँ, योगा से पहले 5 मिनट का मेडिटेशन भी कराते थे, तो वो अच्छा लगा था। वो ओम बोलना और अच्छे अच्छे थॉट्स लाना, वो वाकई ही रिलीविंग होता है। रिलीविंग होता है, एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ओम बोल रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपने अपने माइंड को एक जगह काम पर लगा दिया है, ठीक है। बहुत बार मेडिटेशन में बोला जाता है यू जस्ट हैव टू फॉलो योर ब्रेथ, ऑब्जर्व योर ब्रेथ, ठीक है। तो ब्रेथ के साथ साथ वो इतनी सारी बातें, वो मंकी चार्टर चालू हो जाता है, इतनी सारी बातें आपकी चालू हो जाती है जिसपे फिर कंट्रोल नहीं होता, वो सब स्टार्ट हो जाता है। फिर माइंड में थॉट आता है अरे हम तो रिलैक्स होने के लिए बैठे थे, और फिर ये तो मेडिटेशन कुछ दिन करा, अभी पेशेंस तो है नहीं कि हम इसको साल 2 साल, मतलब आज तक मुझे कोई भी एक ऐसा प्लेयर नहीं मिला जिससे मैंने पूछा हो कि मेडिटेशन वर्क की मैम टाइम लगा, नहीं करा, ऑन एंड ऑफ होता है। तो वो डायरेक्टली तो नहीं बोलते कि मैम हमें नहीं रिजल्ट मिला, दे से कि मैम ऑन एंड ऑफ होता है। देन माय सेकंड क्वेश्चन इज कि अगर ऑन एंड ऑफ होता है, मतलब अगर रिजल्ट मिल रहा होता तो ऑन एंड ऑफ क्यों होता? ऐसी कोई चीज़ है कि जो तुम्हें रिजल्ट दे रही हो और तुम ऑन एंड ऑफ कर रहे हो और तुम भूल जाते हो या टाइम नहीं मिलता है, एंड दे लाइक मैम जैसा रिजल्ट चाहिए उतना नहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या मैम बड़े सारे थॉट्स आ जाते हैं। तो बेसिकली ना मेडिटेशन इनिशियली पूरा एक स्लो प्रोसेस इसलिए क्योंकि वो कॉन्शियस पे आप काम कर रहे हो। मैंने बताया ना, वो इतने सारे थॉट्स माइंड में बैठे हुए हैं, मेंटल हाउस क्लीनिंग करी नहीं हुई है, वो ऑटोमेटिकली इतने सारे थॉट्स बैठे हुए हैं, तो वो तो बोल रहा है ना कि भाई
एड्रेस कर लो पुरानी चीज़ों को। जैसे ही आप अपने सबकॉन्शियस पर पहले काम करते हो, उन थॉट्स को ख़त्म करते हो, आप डे 1 से मेडिटेशन करना स्टार्ट कर सकते हो और आपको वो रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल, इन सब चीज़ों का फ़ायदा होता है और मैंने तो खैर खुद एक्सपीरियंस भी किए हैं। अब जल्दी से मैं आपसे रैपिड फायर खेल देती हूँ, मेरा फेवरेट सेगमेंट है ये। मैच प्रेशर का एक वर्ड में जवाब। मैच प्रेशर का एक वर्ड में जवाब, कामनेस। कामनेस। कौन सा प्लेयर काम है? कौन सा प्लेयर है? आप देखोगे केएल राहुल है, धोनी, मतलब ये सारे प्लेयर्स बिल्कुल। हार्दिक पांड्या, आप वो इंडिया पाकिस्तान वाला मैच, ही हैड अ स्माइल वो लास्ट ओवर में कि हाँ भाई हो जाएगा। हाँ, तो वो कामनेस, मैच प्रेशर, Exactly. इट इज बेसिकली अ फियर और अ फ्यूल। आप कैसे ले रहे हो उसको, बिल्कुल। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट। तो इसलिए बिल्कुल। ज़्यादा खतरनाक क्या है, फियर ऑफ फेलियर या फिर फियर ऑफ जजमेंट? फियर ऑफ फेलियर, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है ये। फियर ऑफ जजमेंट, पहले दूसरों का जजमेंट आता है, फिर वो इंटरनल थॉट आता है, इंटरनल थॉट ही कन्वर्ट होता है फियर ऑफ फेलियर में। प्रैक्टिस किंग या मैच टाइम वॉरियर, किस माइंडसेट को ग्रूम करना ज़्यादा मुश्किल है? प्रैक्टिस किंग, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिस में अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगे तो यू वुड बी अ मैच वॉरियर इजीली। तो दैट इज, आई वोंट से मुश्किल, बट दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ओवर थिंकिंग का इंस्टेंट टूल कौन सा है? रिकॉर्डर एक्सरसाइज, जो मैंने की। एक क्रिकेटर जिसका मेंटल कमबैक आपको इंस्पायर करता है? केएल राहुल। बाकी मुझे अच्छा लगता है। हाँ, मतलब वो काम, 2-3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो कामनेस, कि कहीं पर कोई भी रोल मिल जाए, ही इज ओके विद इट। एक्सप्रेशनलेस भी है, फेस में कोई एक्सप्रेशन भी नहीं है। अभी दिया था जो मैंने आपको बताया, अदरवाइज एक्सप्रेशंस भी उनके ठीक रहते हैं। डिटैच करता है, ही एक्नॉलेजेस हिज इमोशंस वेल, कि अच्छा ठीक है अभी ये क्या हो रहा है। ही इज काम, स्टेबल, बहुत स्टेबल है। आप ये देखेंगे जो भी ट्रोलिंग और जो कुछ भी हुआ, देन एशिया कप का जो कमबैक हुआ और वो सेंचुरी पाकिस्तान के अगेंस्ट, मतलब इतना सारा जो उनका कमबैक, चैंपियंस ट्रॉफी में 2-3 मैच तो उन्होंने जिता दिए। हाँ। रिपीटेड इंजरी के दौरान क्या करना चाहिए सबसे पहले प्लेयर को? मेंटल रिहर्सल्स और सेल्फ बिलीफ। पास्ट फेलियर्स, फॉरगेट देम और रीफ्रेम देम। रीफ्रेम देम, भूला नहीं जा सकता। रीफ्रेम देम सबकॉन्शियसली, मतलब आप उनको जब माइंड से डिलीट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। और डेफिनेटली अगर या तो आपको वो याद नहीं आएगा, या फिर याद आया तो ऑलरेडी दे आर रीफ्रेम्ड, तो वो उसमें इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सेल्फ डाउट वर्सेस एक्सटर्नल प्रेशर, कौन सा ज़्यादा हैवी होता है? सेल्फ डाउट। मैच से पहले एक मेंटल रिचुअल जो आप रिकमेंड करते हैं? प्री मैच रूटीन, होमवर्क, जो मैंने पहले डिस्क्राइब किया था। एक लाइन जो आप हर यंग क्रिकेटर को बोलते हैं जब वो मेंटल डाउन हो? इट इज़ जस्ट अ फेज, इट विल, द टाइम विल पास, एंड जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ। ब्रीदिंग, विजुअलाइजेशन, फेवरेट मेंटल ट्रेनिंग टूल? विजुअलाइजेशन, बट करेक्टली। मतलब अगर इसको मैं थोड़ा सा इसको बात करना चाहूँगी इसके बारे में। ऑनलाइन ना विजुअलाइजेशन के बारे में सिर्फ प्लेयर्स को इतना पता है कि नेक्स्ट अपकमिंग मैच को अच्छे से विजुअलाइज करना है और बॉल टू बॉल अपना पूरे मैच को विजुअलाइज करना है, इतना ही नॉलेज रहता है। बट देन आप ये देखो कि एक प्लेयर जिसका पुराना पिछला मैच खराब हुआ, या फिर कुछ पास्ट की हिस्ट्री रही है कि काफ़ी सारे मैचेस खराब हुए, उस मोमेंट पर वो अगर नेक्स्ट मैच के बारे में सोचेगा कि अच्छा ठीक है, आई हैव टू इमेजिन माई सेल्फ कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ और पूरा मैच अच्छे से देख रहा हूँ, हिज माइंड विल नॉट बिलीव दैट, क्योंकि वो बोलेगा कि यार इतने सारे तो रेफरेंसेज हैं तेरे बारे में ना, यू डू नॉट ट्रस्ट योर सेल्फ, कैसे परफॉर्म कर ले वो, सेल्फ डाउट। तो विजुअलाइजेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल, बट विद द करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड विद द राइट प्रोसेस। क्या एक क्रिकेटर बिना साइकोलॉजिस्ट या माइंड ट्रेनर के मेंटली स्ट्रांग बन सकता है? बन सकता है, इट वुड बी येस एंड अ नो। मतलब सारे टूल्स तो ऑब्वियसली ही वुड नॉट बी नोइंग, बिकॉज जो एक स्पेशलाइज्ड पर्सन है ही वुड बी नोइंग, एंड वो टाइम सेविंग होता है। तो डेफिनेटली एवरी प्लेयर वुड नीड माइंडसेट कोच। और आपके हिसाब से मेंटली टफ प्लेयर कैसे बना जाता है, कौन है? विराट कोहली। अपने पर बिलीव करना और ये देखना कि सामने वाले का ओपिनियन क्या है, नहीं मैटर करना चाहिए। जस्ट टेक द राइट इन्फॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू एंड फ्रॉम द सिलेक्टिव पीपल, जो पता है कि वो राइट आपको गाइड करेंगे। वो सिर्फ अनुष्का ही है।
अनुष्का ही उनको राइट, और वो तारीफ भी करते हैं। ही गिव्स द राइट क्रेडिट हाँ। कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट हुआ है विराट के लाइफ में, एंड ही जस्ट नेवर वो कभी भी ना कोई मोमेंट ही नहीं छोड़ता है कि अब अनुष्का को अप्रिशिएट ना करना, एक्नॉलेज करना, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करना और ग्रैटिट्यूड फील करना। हाँ, और इसी वजह से लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस अपने कंपेनियन से बड़ी ज़्यादा हो जाती है। भैया वो मैच खेलने के बाद वो वहाँ पर उनको फ्लाइंग किस कर रहा है, कॉल कर रहा है, वीडियो कॉल कर रहा है, और बाकी लोग बोलते हैं कि भाई हमारे जो होते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं मिला, मुझे टाइम नहीं मिला, और विराट कोहली के पास इतना टाइम है। ये भी बताता है कि उनकी साइकोलॉजी क्या है, उनको ये बताता है कि उनके लिए प्रायोरिटी क्या है, कि किस मोमेंट पर अगर वो मैच जीते हैं तो उसकी फैमिली भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वो दिखाता है कि उस मोमेंट में भी ही वांट्स देम टू बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड दैट इज हेल्पिंग हिम अ लॉट। जब विराट कोहली का ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था बैड फॉर्म के बाद, हमने देखा कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए। अभी भी विजुअल्स आते हैं जो लंदन से, तो बड़े खूबसूरत विजुअल्स आते हैं जिसमें वो अनुष्का शर्मा के साथ श्री कृष्ण के भजन गाते हुए दिखते हैं, उनको एंजॉय करते हुए दिखते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था, ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की वजह से था या फिर माइंड पे भी काम किया गया होगा? दोनों चीज़ें। बेसिकली उन्होंने अपने हायर पर्पस से कनेक्ट करा। जब भी एक प्लेयर अपने हायर पर्पस से कनेक्ट करता है कि वाई आई एम डूइंग इट, एक वाई का जो आंसर आता है ना कि मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, तो क्यों करना है, जब वो हायर पर्पस हो जाता है, जब मैं के बियॉन्ड हो जाता है कि व्हाट आई एम गोइंग टू कंट्रीब्यूट, कि मेरे बाद क्या होने वाला है, मैं क्या वैल्यू ऐड करने जा रहा हूँ। तो अगर मैं प्लेयर से पूछती हूँ कि वाई डिड यू चूज़ इट, कि मैम पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, एक आंसर आया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, प्राउड तो तुम उस तब भी करा देते हो ना, तुमने एक मैच में अच्छा परफॉर्म करा, पेरेंट्स ने बोलिए वी आर सो प्राउड ऑफ यू, तो हो गया ना वो इमोशनल रीज़न, जो आपने रीज़न दिया वो माइंड वो सेटिस्फाई हो गया ना। तो दे आर लाइक क्वाइट। हाँ, कि नेक्स्ट ने बोला कि मैम अच्छा लगता है, अच्छा लगेगा, दैट इज़ माई पैशन। अच्छा तो तुम्हें फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करके भी लगता है। तो माई सेइंग इज़ कि वाई का जो रीज़न होना चाहिए ना, वो ऐसा आंसर होना चाहिए कि आप उसको रिप्लेस ना कर पाओ किसी भी चीज़ से। जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्टार्टिंग में मुझसे पूछा कि ये क्यों चूज़ करा, और उससे पहले मैं वेलनेस इंडस्ट्री में, मैंने आपको जैसे बताया हुआ था कि मैं वेलनेस इंडस्ट्री में काम करती थी, पैसा था, सब कुछ था, बट जो वो वाई का रीज़न था कि वाई आई हैव चोजन दिस, जबकि सबने बोला था कि स्पोर्ट्स फील्ड ऐसा है कि सोर्स चाहिए और बहुत डिफ़िकल्ट है इसमें अपना नाम कमाना और वो अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना। तो मेरे पास जो वो वाई का रीज़न था ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि जब मैं द प्लेयर इन मी वो नहीं पास्ट में वो प्लेयर बन पाया, तो जो वो मेरा ड्रीम है एज अ कोच उन प्लेयर्स का, वो ड्रीम फुलफिल कराना ना, वो एक नेक्स्ट लेवल का सेटिस्फैक्शन देता है। तो जब वो पेरेंट्स, वो प्लेयर्स आकर बताते हैं कि मैम ये रिजल्ट रहा और ऐसा, मतलब दिस इज़ व्हाट आई वन, तो वो एक नेक्स्ट लेवल का सेटिस्फैक्शन देता है। एक और मेरा सवाल आपसे ये है कि अफर्मेशन को लेकर भी कई सारे मिथ्स आजकल चल रहे हैं रील्स में, सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके उस पर क्या थॉट्स हैं? अफर्मेशन ना बेसिकली क्या होता है, हमारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम माइंड को बोलते रहते हैं अपने बारे में, ठीक है। तो अब मैं आपको, अगर मैं पूछती हूँ, अगर एक प्लेयर है वो अगर हम एक पर्सन की बात करें एंड ही इज़ नॉट रिच, बट वो अफर्म करे जा रहा है आई एम रिच, आई एम वेल्दी, आई एम रिच, तो आप ये देखोगे उसका कॉन्शियस माइंड उसको बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, बैंक में तो बैलेंस है ही नहीं, बैंक बैलेंस तो कुछ नहीं है, हाउ कैन यू से कि आई एम रिच, आई एम वेल्दी, है ना। तो अगर हम अफर्म करना चाहते हैं अपने लिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलना चाहते हैं, तो इसको ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बोलना है। आई एम बिकमिंग रिच, या फिर आई एम बिकमिंग अ चैम्पियन, आई एम बिकमिंग अ प्लेयर। क्योंकि अगर प्लेयर बोल रहा है आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम अ पीक परफॉर्मर एंड आई एम अ चैम्पियन, बट वो तो मैचेस हार रहा है या फिर उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो कॉन्शियस माइंड वुड अपोज दैट थिंग ना, कि ये तो सच है ही नहीं, ये रियलिटी नहीं है। तो अगर उसको रियलिटी बनाना है तो आप उसको प्रोसेस दिखाओ, आई एम बिकमिंग अ चैम्पियन, तो योर कॉन्शियस माइंड विल नॉट अपोज इट, और वो कमांड को एक्सेप्ट कर लेगा, एंड देन उसको प्रोग्रेस दिखेगी कि एवरी डे यू आर वर्किंग फॉर इट एंड आई एम बिकमिंग अ चैम्पियन। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम अ चैम्पियन, just reframe it and say I am becoming a champion.
बिल्कुल, एंड आई एम बिकमिंग अ पॉडकास्टर, और ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा चल रहा है और आगे चलता रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं ना? डेफिनेटली। और ये चल रहा है और चलता रहेगा और बहुत अच्छा जाएगा। और इतनी अहम जानकारी दी आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे लिए ये सब्जेक्ट नया था, मेरे जैसे कई लोगों के लिए ये सब्जेक्ट नया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि सीखने को बहुत कुछ मिला है कि यहाँ की गंदगी साफ़ करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपनी लाइफ में, मुझे लगता है, यहाँ से कुछ भी नहीं निकालते, चाहे वो हमारी वजह से इसके अंदर घुसा हो या किसी और की वजह से भी हमने कूड़ा अपने अंदर ले लिया हो। तो सफाई अपने दिमाग की ज़रूर कीजिएगा, और जहाँ तक हो सके, जैसा कि रितु जी ने बताया, आप थोड़ी सी कोशिश कीजिए। और साथ ही साथ ऐसे लोग हमारे साथ हैं और आप इनको फॉलो कर सकते हैं। आप अपना इंस्टा हैंडल इनको बता सकते हैं, कैसे आपके कांटेक्ट में आ सकते हैं? आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऋतु बालियन चौधरी, इंस्टा, फेसबुक एंड यूट्यूब, कहीं पर भी। एंड इन केस यू आर डीलिंग विद एनीथिंग, यू कैन जस्ट DM मी एंड माय टीम एंड वी वुड लव टू हेल्प यू आउट। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और अपना ख्याल रखिएगा। तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.